है ना यार। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। लाइव में है एक फैमिली पे। आप लोगों को मोटे तौर पर ये तो पता चल ही चुका है कि पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा उलटफेर हो गया है। और हमारे पैनल में भाऊ तोरसेकर जी हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट थे डे वन से, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि 200 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और अगर ताजा हम देखें तो 198 इस समय बीजेपी खड़ी हुई है। और नवभारत टाइम्स का अपडेट है कि वो 214 सीट जा रही है। और इसके अलावा जो आपकी टीएमसी है वो 70 से नीचे रह सकती है। तो मैं भाव से ही शुरुआत करूंगा। भाव, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक लाइन चल रही है गंगोत्री से गंगा सागर तक, और मैं कह सकता हूं सेफली कि ये हिंदुत्व का उभार है। ये हिंदुत्व जो सनातनी है उनकी एकजुटता है, जो हमें यहां से लेकर के तमिलनाडु तक दिखाई दे रही है। स्टालिन और उनके बेटे ने हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया था, मुझे लगता है कि वहां के मतदाताओं ने भी उनको सबक सिखाया है। जय श्री राम के नारे से जिस तरीके से ममता बनर्जी चिढ़ती थी, तो यहाँ के लोगों ने भी एकजुट होकर के उनको रास्ता दिखा दिया है। जी भाऊ। ये हेडिंग, किताब की हेडिंग सुन। मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2024 का चुनाव नहीं है, यह अश्वमेध का घोड़ा है। जहां भी रोका जाएगा वो राज्य बर्खास्त किया जाएगा। अब देखिए आप क्या हो रहा है। 2024 में मोदी को रोकना चाहते थे, जिन्होंने रोका है बस उनका सफाया हो रहा है। बिल्कुल बात साफ है। और चक्रवर्ती हो या अश्वमेध हो, ये सब सनातनी शब्द है ना, तो ये तो होना ही था। हाँ, इसमें हर एक का अपना अपना योगदान होता है। तो ममता दीदी का भी बड़ा योगदान है। देखो, बलि चढ़ाई जाती है, तो जो बलि जाता है उसका भी योगदान तो होता ही है। तो ममता दीदी का योगदान मत भूलो, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पिछले 4 महीने में जो मेहनत की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो तो मानना पड़ेगा। इसका देखो, किसी का भी क्रेडिट छीनना नहीं चाहिए। ममता दीदी का क्रेडिट है तो ममता दीदी का क्रेडिट है। या अकेले देखो, एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन ममता दीदी ने किया, तो उन्होंने हिंदू वोट बैंक बनाने में मदद भी की है ना। तो ये नहीं भूलना चाहिए, उनका भी एक योगदान होता है। और बाकी हम अपनी अपनी बात रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो मुझे लगा था, इसका कारण आपको याद होगा, मैंने बार बार कहा है कि जो मुंबई में मुझे 8 फरवरी को आरएसएस के कुछ लोग मिले थे जो बंगाल में काम कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त मुझे बता दिया था कि हमने अभी बंगाल की राजनीति, चुनाव नीति 50-50 पर लाकर खड़ी की है। अगले 2-2.5 महीने में हमको 65-35 करना है। तो आज के आंकड़े देखो तो 65 कौन है, 35 कौन है, हमको समझ में आता है। मेरा उन पर भरोसा है क्योंकि वो बहुत सालों से आरएसएस का काम करते हैं और ऐसे अलग अलग चुनाव में पिछले कुछ सालों से वो लगे हुए। तो उनके आंकड़े पर मेरा भरोसा था, उनके आंकड़ों पर मेरा भरोसा था। और बाकी ममता की गलती अगर ढूंढनी है, तो ममता जी ने वो गलती की जो पिछले कुछ सालों में उद्धव ठाकरे ने की है, शरद पवार ने की है, फिर कांग्रेस ने की है।
ये कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच जीतना चाहते हैं। मैच जीतने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप टीवी चैनल पर जाओ, मीडिया में जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जीत जाओ, सामने वाली की बोलती बंद कर दी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए बात समझने की है कि ये चुनाव अगर बड़ा सबक देता है तो जो बीजेपी को हराना चाहते, बीजेपी के खिलाफ है, उनके लिए एक बड़ा सबक है कि भाई काम करो, काम करो। अब जो कोई मैं सुबह से जो अलग अलग एनालिसिस देख रहा हूं, नहीं बीजेपी ने तो यहाँ इतनी मेहनत की थी, वहां उतनी मेहनत की थी, तो इतने दिन आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? तब तो ये सब बोल रहे थे, मुस्लिम, महिला वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोल रहे थे ना, तो वो महिला कहाँ गई? ममता ने क्या दिया? गारंटी दी है कि हर महिला को गैंग रेप हो जाएगा और गैंग रेप के बाद 15 लाख रुपए दे देंगे। ये सबसे बड़ी महिलाओं के लिए रेवड़ी बना दी ममता ने। संदेश खाली में हो गया, अर्जी कार में हो गया और कहीं दुर्गापुर वगैरह वगैरह होता रहा। तो ये दिखाई नहीं दे रहा था। जो कल तक जो एनालिसिस कर रहे थे, मैंने परसों एक वीडियो डाल दिया था कि बीजेपी को 4 मई के दोपहर तक हारना जरूरी है, क्योंकि दोपहर के बाद जितना शुरू होता है और ये पिछले 12 साल का अनुभव है। मतगणना के दिन दोपहर के बाद बीजेपी जीतना शुरू होती है, लेकिन वहां तक उसको हारना पड़ता है। तो अगर बीजेपी हारती रही 4 तारीख के दोपहर तक 12 बजे तक, तो आराम से जीत जाएगी और जीत गई है। और तीसरी बात मैं बोलूंगा कि आप अगर देखेंगे तो तीनों के तीनों दिग्गज मुख्यमंत्री हार गए। पिनायारी विजयन, स्टालिन और ममता, जो बड़ी 2023 से लेकर कल परसों तक इंडिया में बड़े दिग्गज माने जाते थे। मोदी को कौन रोकेगा? देखो हमारे पास स्टालिन है, देखो हमारे पास, जैसे हमारे पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ऐसी बात करते ना, उस ढंग से बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि हमारे पास स्टालिन है, हमारे पास ममता है। पिनायारी विजय ने कहा गए। लेफ्ट के बारे में तो क्या बोलना, जिसको अंग्रेजी में लेफ्ट ओवर बोलते हैं, ऐसे आज भारत के लेफ्ट की हालत बन गई। तो ये आज के लिए इतना ही एनालिसिस है। मैंने तो एक मजेदार वीडियो 3 मिनट का 2 मिनट का डाल दिया। जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, तो ये हो गया है। और इसमें कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि आपको मोदी से लड़ना है तो मोदी बनना पड़ेगा, आपको अमित शाह बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो हो गई है, उन्होंने मेहनत की है, वो जीत गए। इससे सबक अगर मोदी के विरोधी है उनको लेना है तो भाई मेहनत शुरू करो। 16 से मेहनत 21 से मेहनत की है, उसका फायदा आज मिल रहा है। डिग्री भी मिलती है तो 4 साल जाते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। संजय दीक्षित जी को जोड़ लेते हैं। संजय जी, कुल मिलाकर के क्या संदेश है जो पश्चिम बंगाल से और तमिलनाडु से आ रहा है, असम और पुडुचेरी से भी कह सकते हैं, और वैसे तो केरल ने भी एक संदेश दिया है, लेकिन वहां से उतना नहीं, पर बाकी राज्यों से तो संदेश मिले हैं। केरल में तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी मार्जिनल प्लेयर ही रही है और इस बार भी मार्जिनल प्लेयर ही है, तो केरल का कोई विशेष बात नहीं देखता मैं। वहाँ तो जिस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है वो अलग ही है, किसी और समय बात करेंगे उसकी। तमिलनाडु में जरूर मुझे लगता है कि यदि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने 5 वर्ष शुभेंदु अधिकारी को आगे रखा और शुभेंदु अधिकारी ने जम के पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति की, उसी तरह से अन्नामलाई को रखते तो संभवतः जो ये विजय जो है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स का, गंदी पॉलिटिक्स का एक प्रकार से उसको चुनौती देने वाला बन गया, तो हो सकता था वो अन्नामलाई को क्रेडिट मिलता। वो पेशेंस नहीं रखी अन्नामलाई के साथ में, तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि अब अगले 5 वर्ष के लिए
अन्नामलाई को ही सामने लेके आया जाए। और ये जो शॉर्ट टर्म की जो बीच बीच में करते हैं ना कि वहाँ उन्होंने पेरियार की भारतीय जनता पार्टी ने पेरियार की प्रशंसा आरंभ कर दी। वो पेरियार की आप प्रशंसा करोगे तो फिर दूसरी जगह और क्या, जो एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स वाले हैं, जो लोग इनसे उकता चुके हैं, तो वो देखेंगे कि आप भी वही काम कर रहे हो, तो फिर आपको किस लिए चुने। तो इसीलिए देखिए आप, ये पूरा जो है वो इंडिया का अलायंस तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये तो तमिलनाडु की बात हुई। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, बाकी तो बाबू ने बता ही दिया। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे झटका खा के ही सीखे हैं। पिछली बार जब झटका लगा उसके बाद जो सीखे हैं, और जो हाइलाइट्स हैं वो हाइलाइट ये है, दो बातें हुई हैं इसमें। हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट में भी बिखराव हुआ है, बहुत अधिक नहीं हुआ तो 10% तो अवश्य हुआ है। हम देख रहे हैं कि साहब CPI-M एक सीट जीत गई, और इस समय कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पे आगे चल रही है। फरक्का सीट जो अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, फरक्का जैसी सीट लीड कर रही है। तो ये पता चला कि वो वोट जो है वो बट गया, और अब इस समय कांग्रेस लीड में आ गई। तो ये जो मैंने अभी एनालिसिस किया जिलेवार, तो जिलेवार में जो बड़े आश्चर्यजनक जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं। सबसे अधिक आश्चर्यजनक, मुझे इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है कि पूर्व मेदिनीपुर में 16 में से 16 सीटें वो शुभेंदु जी का जिला है, इसमें इतना आश्चर्य नहीं है। या पश्चिम मेदिनीपुर में 13/15 है, या आपके पुरुलिया में 9 में 9 है, झारग्राम में 4 में 4 है। ये तो हम प्रेडिक्ट कर ही रहे थे। लेकिन जो वाकई जो आश्चर्य वाली बात है वो ये है कि साहब उत्तर दिनाजपुर में 9 में से 5। अब उत्तर दिनाजपुर जो है वो तो साहब मामू जिलों में आता है। मामू मतलब मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इसी पे तो सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स टिकी हुई है। और यहाँ पे यदि मेजॉरिटी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो इसका एक अलग ही संदेश है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर तो खैर सदैव से वो आगे रहे हैं। मालदा में 12 में से 6। अब मालदा में 12 में से 6 की अलग ही कहानी है। मालदा तो 56% मुस्लिम है। चलिए उसको भी देख ले। तो अब मुर्शिदाबाद में आ जाइए, मुर्शिदाबाद में तो 65-67% मुस्लिम है। वहाँ है 7/22, पिछली बार 2 थे। हमारे बेचारे अधीर रंजन चौधरी भी हारे जा रहे हैं और बीजेपी से ही हार रहे हैं। बाकी और जो कहानी है वो प्रेसिडेंसी में। नॉर्थ 24 परगना, मैंने जब ये चार्ट बनाया था तो उस समय 192 सीट थी। अभी इस समय जो मैं देख रहा हूँ 199 सीट है, 7 सीटें और बढ़ी हैं। वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ बढ़ी है। उसमें नॉर्थ में भी बढ़ी है, नॉर्थ 24 परगना में ख्याल से भी शायद 20 हो गई है वो, इसमें 18 मैंने बनाई थी। साउथ 24 परगना में भी 10 सीटें हैं। अच्छा, साउथ 24 परगना की सबसे अजीब बात यह है, प्रदीप जी जानते हैं कि साहब टॉलीगंज और जादवपुर में बीजेपी लीड कर रही है। तो पंकज जी आप बताइए, टॉलीगंज और जादवपुर में यदि लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो इसका तो कुछ और ही मैसेज है। सर आज पूरा हिसाब उलट पुलट हो गया है, आंकड़े एकदम धराशायी हो गए हैं। ये जहाँ पे बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी अगर हार सकते हैं, जंगीपुर अगर मुस्लिम बहुल सीट वहां पर अगर बीजेपी जीत सकती है, और साउथ 24 परगना में अगर बीजेपी इतने ज्यादा सीटों से लीड दे रही है, तब सर आज मतलब आंकड़ों पर कैसे हुआ ये अब चर्चा करने का विषय नहीं रह जाएगा। अब पूरा सर हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट ममता बनर्जी जो सोच रही थी कि ये मेरा पॉकेट वोट है, इसको कोई नहीं ले जा सकता है, और इतना ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो अनाप शनाप बका इतने दिनों तक, उससे भी उनको कुछ फायदा नहीं है। ये क्लियर कट दिख रहा है, प्रचंड बहुमत हो रही है। और सिर्फ ममता बनर्जी जी सुंदरबन की जो सीटें हैं
जी 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 जी। गोसाबा, गोसाबा, काकद्वीप, बासंती सागर। वगैरह। बसंती में तो नहीं, लेकिन 3 सीटें हाँ तो सीधे सीधे आ रही हैं इस समय, गोसाबा, काकद्वीप और सागर। और शुरू शुरू में तो डायमंड हार्बर में भी लीड थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। हाँ, डायमंड हार्बर, गोसाबा है, काकद्वीप है, सागर है, सोनारपुर दक्षिण है, और हाँ, जादवपुर है, सोनारपुर 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 उत्तर है। दक्षिण तो आपका वो तो कोलकाता आ गया ऑलमोस्ट, वो तो कोलकाता का ही। हाँ हाँ हाँ, वो कोलकाता आ गया, लेकिन वो मतलब एक्चुअली वो मतलब उस साइड में ही पड़ता है। साउथ 24 परगना का पार्ट जरूर है, जी लेकिन जी। आउट कोलकाता सबर्ब में पड़ता है। तो ये अरे वो जो हाँ हाँ। चीजें डेरेक हैं ना, ओब्रायन के मुंडन का क्या हुआ? और सर, डेरेक ओब्रायन का मुंडन, मुंडन करने के लिए हम लोग जो है वो मैं सर उस्तरा लेके खोज रहा हूँ उसको। मैं अभी शुभेंदु अधिकारी के जो मेन ये दफ्तर है, जो निजाम पैलेस, जहाँ ईडी सीबीआई का भी दफ्तर है, अभी मैं वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं खोज रहा हूँ कि यहाँ कलकत्ता में कहीं वो दिख जाए, डेरेक ओब्रायन। और ममता बनर्जी, मैं जहाँ हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो शेखावत मेमोरियल काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पे ममता बनर्जी अभी आई हुई है। तो मैं अभी खोज रहा हूँ कि ममता बनर्जी के पीछे पीछे वो भी अगर आ जाए तो मैं उस तरह तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चोर डकैत हूँ नहीं। हम लोग तो सर जिलेट से काटने वाले लोग हैं। एक जिलेट है मेरे पास में, मैं बोलूंगा कि आप मुंडन अपने से करोगे या मैं कर दूं। वैसे पंकज तो जी, मैं इंडियन हूँ, गलत जाते हो वक्त जाएगा, कुछ दाल वाल ना कट जाए उसका। उसके पंकज जी, उसके दो सामने चीजों का जाते वक्त कान में अपने रुई डालो, कपास, जी। नहीं तो वो हाँ। बोलेगा नरेंद्र सरेंडर, आई सरेंडर। तो तुम भी अरे उसको शर्म मान लोगे, तो कान में रुई डालकर जाओ तो उस तरह इस्तेमाल करोगे। पंकज वो तो जी, सब सही है। जी सर। और दो आपके चीजों हिसाब का से जवाब दीजिए। एक तो भद्रलोक की क्या जी। प्रतिक्रिया रही हाँ है, उनका रुख क्या रहा है? एक 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 हाँ मिनट हाँ में बधाई दे दूं पहले पंकज जी चलो को चलो 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 रनिंग। कि इनकी जो हाँ दमदम सीट है, जी जिसको ये सर। मान रहे थे कि नहीं जीतेंगे किसी भी हालत में, सर वो भी दोनों दमदम में बीजेपी बढ़त लीड है कर रही है। बीजेपी को, दोनों दमदम में बढ़त है। ब्रात्य बसु जैसा, मतलब वो तो पता नहीं आप लोगों को वो कैसा लगता है, मतलब दिखता है वो ऊपर से बहुत भद्रलोक जैसा दिखता है, लेकिन वो उससे बड़ा गुंडा कलकत्ता में और कोई नहीं है। पॉलिटिकल गुंडा और रियल गुंडा दोनों, और वो भी खुद हार रहा है वहां पर सर। बीजेपी का जो कैडर बेस है एकदम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ दमदम, और दमदम तो बगल में ही है। तो इस जगह को मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। यहाँ पर बीजेपी को मतलब झंडा लगाने का वो लगा नहीं पाए। 2-4 झंडा लगाए तो रात में ही वो खोल लेते थे, और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के हालत में भी बीजेपी यहाँ नहीं थी। लेकिन जब जनता का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। अरे यार, एक बात समझ लो, जब स्कूल छूटने की घंटी बजती है ना, तो बात है। उसके बाद आप अटेंडेंस नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, हाँ, ये बात समझो। एकदम। अगर जी सर। लोगों को घंटी बजी है, हर एक को वोटिंग का चांस मिला है, तो राइट राइट। अटेंडेंस का टाइम खत्म हो गया। जी वो तो ये है। जरा वोटिंग पूरी ढंग से हुई है। ये एक बार वोटिंग जरा का है। मतलब एक बार जरा भट्ट साहब को जोड़ लें। भट्ट साहब, जी कल शाम को जी। जब मेरी बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का अंत होने जा रहा है देश से। और आपने क्षेत्रीय दलों का भी जिक्र किया, कांग्रेस का भी जिक्र किया, और आज मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल ने उस पर मोहर लगा दी है। देखिए, पहली बात तो ये बीजेपी का 17वां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है अब पश्चिम बंगाल मिला करके। और दूसरी बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे ईस्ट इंडिया में अब केवल बचा है झारखंड, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और 1 महीने में 2 मुख्यमंत्री मिले हैं बीजेपी को। अप्रैल में मिला बिहार में, और मई में मिलेगा बंगाल में। ये होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ की स्थापना का 100वां साल है, और 100वें साल में बीजेपी की सरकार उस प्रदेश में बन रही है जहां ये माना जाता है कि हिंदुत्व विचार का जन्म इसी बंगाल में हुआ, हिंदू राष्ट्रवाद का जन्म बंगाल में हुआ, और वंदे मातरम का आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म इस राज्य में हुआ। तो इट्स ए वेरी ग्रेट ट्रिब्यूट टू द आरएसएस एंड द बंकिम चंद्र। और दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये प्रदेश है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो कश्मीर में रहा, कोई भूलेगा नहीं। इन सब कारणों से ये जो आज की जो विजय बीजेपी की है, ये बहुत भारी भरकम हो जाती है। और जिस तरह की स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में,
जैसा भाऊ ने भी कहा कि अगर कमेंट्री बॉक्स में बैठ के तो मैच नहीं जीत सकते। तो अब बंगाल मुझे लगता है गुजरात से बड़ा गढ़ बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जहां तक जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मैंने तो पिछले 40 साल और 50 सालों में देखा है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आम मुसलमान को चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है और केवल लाभ होता है अशराफिया का, दलाल का, जो इनका जो शेख सैयद तुर्क पठान का, वो जम के दलाली करते हैं, वो अपनी दरगाहें बनाते हैं, मजारे बनाते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, मस्जिद मदरसे के लिए मोटा पैसा गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं और धंधा अपना चलाते हैं और तमाम तरह के काम करते हैं। लखनऊ में जो ईदगाह है, वहां का मौलाना जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सचिवालय प्रशासन विभाग का मौलवी है। वो जो भी सरकार आती है वो उस मुख्यमंत्री के पीछे सलूट करके खड़ा हो जाता है। और अभी भी यूपी में कम से कम मायावती जी की सरकार में ये कभी नहीं था कि ये मौलाना लोग सरकार को अपनी शर्तें डिक्टेट करते। ऐसा अखिलेश के समय हो गया था, तो और ऐसा बंगाल में भी हो रहा था। तो अब ये बहुत साफ हो गया है कि अब मुसलमानों का वीटो पहले यूपी में खारिज हुआ, बिहार में खारिज हुआ, आसाम में खारिज हुआ, कर्नाटक में खारिज हुआ, महाराष्ट्र में खारिज हुआ, हरियाणा में खारिज हुआ। अब सबसे बड़ा जो प्रदेश था पश्चिम बंगाल में खारिज हो गया। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लोकसभा की थोड़ी बहुत सीटें नहीं है। और शायद और यूपी के बाद स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी स्टेट असेंबली पश्चिम बंगाल है। यूपी में 403 है तो पश्चिम बंगाल में 294 है, और 200 के ऊपर सीटें तमिलनाडु में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, बिहार में भी हैं, लेकिन 294 है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो है, जो इसकी जो शॉक वेव है, मेरा मानना है कि अब तक 12 साल में इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, जो इनका इंडी अलायंस है, मैं उसको बोलता हूं ये हिजबुल्लाह अलायंस है, द पार्टी ऑफ अल्लाह। तो अब इनको जो है ये सोचना पड़ेगा कि 12 साल से आपने केवल मोदी को गाली दी है, मोदी की कब्र खोदी है, मोदी की मां को गाली दी है, तो क्या ये सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स है? क्या ये सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स टू काउंटर दी हार्ड वर्क ऑफ बीजेपी एंड स्टॉप लीडरशिप, क्या उसका विकल्प हो सकता है? ये है। और अखिलेश यादव की इस समय तो सबसे बुरा हाल है। इनके जो 3 स्तंभ थे, पहले बिहार में साफ हो गई आरजेडी साफ हो गई, फिर इनके परम मित्र जो स्टालिन थे तमिलनाडु में, वो भी चुनाव हार गए। तमिलनाडु में वीपी सिंह की मूर्ति लगी तो उसके अनावरण में अखिलेश यादव को बुलाया गया था। उनकी दीदी भी चुनाव हार गई, जो इनके संबल थे। तो अब अखिलेश और राहुल गांधी कितने बड़े संबल थे अखिलेश यादव के, ये आपको पता ही है। तो अखिलेश यादव का जो अपना जो भी ताकत थी, या जो परसेप्शन था कि ये सब इनके लिए काम करेंगे, ये इनकी ताकत का प्रतीक है, तो अखिलेश के सारे प्रतीक अब ढह गए। तो अब मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है जिस तरीके से धराशायी हुई है पश्चिम बंगाल में, इसका यूपी के ऊपर बहुत दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। ये लोगों को ये मैसेज समझ में आएगा, देर में आए चाहे जल्दी आए, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। लेकिन वामपंथी विचारधारा खत्म नहीं होगी, आप कितना भी प्रयास करो। जेएनयू में खत्म नहीं होने वाली। ये वो जेएनयू की गंगा जमुना ढाबे के बीच में जितना एरिया है ना, वहां वामपंथी धारा कायम रहेगी। कोलकाता में भी जादवपुर में रहेगी, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, मुझे एक दोस्त है वामपंथी, उसने पूछा तू बोल रहा है उतना तो खत्म नहीं होगी। मैंने बोला बिल्कुल खत्म नहीं होगी, हम रेयर स्पेसिस करके संभाल कर रखेंगे ना। रास्ते पर तो घूमते नहीं दिखोगे, म्यूजियम में रखे जाएंगे कि वामपंथी ऐसा दिखता था, इसके लिए म्यूजियम में रखा जाएगा। भाऊ, आपने 1-2 जगह ये टिप्पणी की है और मुझे उसमें बड़ी सच्चाई लग रही है कि बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम भी वेस्ट बंगाल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो बहुत सारे स्टेप शासन प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उठाए जाएंगे, वो तो अब प्रतीक्षित रहेंगे ही। वो स्वाभाविक है, जो वादे इन्होंने कर रखे हैं जनता से, वो तो इनको फुलफिल करने ही हैं। एजेंडे से ये डिग भी नहीं पाएंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा।
लेकिन क्या जो आप कह रहे हैं ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, और जो दोनों बंगाल का एकीकरण, बांग्लादेश का और बंगाल का, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो वातावरण हम देखेंगे, देर सवेर चाहे कभी तक भी? मेरा मानना है, एक बात है कि बंगाल में हिंदुत्व की पार्टी आने का मतलब ये होता है कि साउथ ईस्ट एशिया का एक नया इजराइल बंगाल में खड़ा हो जाएगा। ये इजराइल होगा, और छोटा सा दिखता है इजराइल, लेकिन पूरा गल्फ को, मुस्लिम जगत को वो कंट्रोल करता है। तो मैं मानता हूं कि साउथ ईस्ट एशिया में सनातन या ऐसा एक इजराइल बनने की जगह है बंगाल। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है कि जो जानकारी मुझे उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि बड़ी भारी तादाद में एक्स मुस्लिम बंगाल में है। और संजय जी को याद होगा कि हमारे एक कॉन्क्लेव में साहिल आया था, तो उसने एक डिमांड की थी, जैसे SC/ST के लिए एक कानून है एट्रोसिटी एक्ट, वैसा ही एक्स मुस्लिम को संरक्षण देने वाला कानून होना चाहिए। वो बंगाल में बन सकता है, और अगर बंगाल में बन सकता है तो मेरी जानकारी और ये है कि बहुत सारे बांग्लादेश में भी एक्स मुस्लिम है, और ये घर वापसी की प्रक्रिया अगर शुरू करते हैं तो टूटा हुआ बंगला पहले खड़ा हो जाएगा, और बाद में ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत वगैरह हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं मानता हूं कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, वो रिस्पांस लोगों को, बुद्धिजीवियों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आम आदमी को बहुत जल्दी समझता है। तो उन्होंने काउंटर पोलराइजेशन करके, कंसोलिडेशन करके मुस्लिम वोट बैंक दिवालिया बना दिया। ये लास्ट ब्रांच थी बंगाल, ये मुस्लिम वोट बैंक की लास्ट ब्रांच थी। इसने एक मिथक खत्म कर दिया कि आप मुस्लिमों को अलग रखकर या मुस्लिमों के तरफ पीठ करके इस देश का चुनाव नहीं लड़ सकते, इस देश की राजनीति नहीं कर सकते, आप उनको बाहर रख के गवर्नमेंट नहीं बना सकते। ये मिथक 14 से लेकर 26 तक आखिरी पड़ाव था बंगाल। उसमें जीतने के बाद ये तय हो गया कि अब मुस्लिम, बाकी जो खुद को लिबरल वगैरह सेक्युलर बोलते हैं ना, उनको सोचना पड़ेगा कि भाई सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, हमको हिंदुओं के वोट चाहिए, और बचे कुचे जो लिबरल मानने वाले हिंदू है उनको हिंदू रखकर अपने साथ रखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और एक बात मैं देख रहा हूं कि बंगाल के इस नतीजों के बाद आप पिछले 2 साल में जिनको वोटर ने रिजेक्ट किया है, वो रिजेक्शन देखो तो आपको पता चलेगा कि जो विचारधारा के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन कोई विचारधारा मानते नहीं, पालते नहीं, फिर वो कांग्रेस हो, ममता हो, SP हो, RJD हो, DMK हो, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये हेट पॉलिटिक्स करते हैं, और बीजेपी विचारधारा की पॉलिटिक्स करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वोटर बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है, वो विचारधारा की पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी की जो विचारधारा है उससे लड़ने वाली विचारधारा लेकर आ जाओ। हमें मोदी को हराना है, ये कोई एजेंडा नहीं हो सकता, ये नैरेटिव नहीं हो सकता। लोग इस लगातार जो हम 2024 के बाद देख रहे हैं, तो उसमें वोटर लोगों, पॉलिटिशियन को समझा रहा है कि हेट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, तुमको मोदी को हराना है इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, आइडियोलॉजी हो सकती है, आपका इकोनॉमिक प्रोग्राम, फाइनेंस प्रोग्राम अलग हो सकता है, उसके आधार पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन हेट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये सबसे बड़ा, जो सनातन के खिलाफ बोल रहे थे वो तमिलनाडु में हार गए, कौन पार्टी जीती छोड़ दो, लेकिन जो सनातन को वायरस बोल रहे थे उनको हराया है। बंगाल में मुस्लिम, यानी मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या होती है, हेट नॉन मुस्लिम, तो उसको हराया है। तो ये बात समझना जरूरी है, और इससे मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज आने जा रहा है।
और उससे आगे चलकर अगर इजराइल की हिस्ट्री आप पढ़ो तो आपको पता होगा कि इजराइल हेट पॉलिटिक्स नहीं करता। जब इजराइल बन रहा था तब जैसे वो गाजा वगैरह वाले लोग हैं उनका जो एंटी काफिर मूवमेंट था वैसे ही जूस का भी था। तो डेविड बेन गुरियन ने बोला तुम चुपचाप पॉलिटिक्स में आ जाओ वरना तुमको पहले खत्म करेंगे बाद में जिहादियों को खत्म करेंगे। तो ये लाइन पर जाते हुए मैं देख रहा हूं। मैं जरा जल्दी से जी क्या सर वो फरहाद हकीम का क्या हुआ कलकत्ता के मेयर का? संजय दीक्षित जी के पास 33,000 से आगे है वो। अच्छा, संजय दीक्षित जी के पास जाने से पहले मैं जरा जल्दी से एक अपडेट ले लेता हूं पंकज जी से। पंकज जी, बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। इस समय काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों हैं। राइट। 12वें राउंड के बाद अनाउंसमेंट रोक दी गई है। क्या हो रहा है वहां पर, जरा बता दीजिए। खेला हो रहा है सर, खेला हो रहा है। पिछली बार जिस तरीके से हुआ था इस बार भी होगा और खेला हो रहा है। खेला रोकने के लिए ममता बनर्जी आई है। जरूर होगा, अब सीना ठोक के खेलेंगे। शुभेंदु अधिकारी जब भी जाते हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर तब भी खेला होता है और खेला जरूर होगा। और सीना ठोक नंदीग्राम में हुआ था ना, नंदीग्राम में पिछली बार नंदीग्राम में हुआ था। ममता बनर्जी को उन लोगों ने वो खेला करके जिताया था और अब तो खेला जरूर होगा। वैसे अपार्ट फ्रॉम द जोक, ममता बनर्जी अंदर गई है शेखावत मेमोरियल जो सेंटर है काउंटिंग, शेखावत मेमोरियल, वहां पे गई है। और शेखावत क्यों कहते हो? वही शेखावत थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है। जैसे एक यहाँ काटवा है, राजस्थान के होते हैं। जी, यहाँ पर एक काटवा बोल के एक जगह है, बहुत लोग उसको कटुआ बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का इशू है सर। दिस इशू ऑफ प्रोनाउंसिएशन, नथिंग एल्स। तो वहां पे गई है तो प्रोनाउंसिएशन बदल कर मैं बोलूंगा खेला हुए तो होली भी हो गए। होली थोड़ा देर पहले हो गया था लेकिन लाइव पे आना था तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा सा अबीर फेंकना पड़ा, धो देना पड़ा है। भाव इस समय वो ठीक फिगर वही है टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपने अनाउंस की थी, 200 हो गया, 200 हो गया है। और टीएमसी 87 पर। संजय जी नहीं, तो 198 बता रहा है हमारे यहाँ तो। अरे वो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। और सर एक अपडेट ये है कि अधिकारी जी गैप कमा रहे हैं, अंदर जाने के बाद वो गैप कम रहा है। ये आंकड़ा आपको मैं अगर दिखा दूं तो अब ये 5,000 के आसपास और 7,000 से के ये 5,349 के आसपास रह गया है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं वहां अंदर जाके। वो तो अंदर जाने के बाद अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा। अभी भी सर 7 राउंड बाकी है और मुझे लगता है कि वही पिछली बार जो 1956 हुआ था, 2000 3000 कुछ भी हो, शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। अरे एक राउंड में 2000 कम हो गया, 5,349 कम जाएगा ना, ज्यादा गए हैं ना अंदर, अब बहुत कम होगा। अभी 7 राउंड बाकी है। हाँ अभी 7 राउंड, अब स्लॉग ओवर में खेला हो बे। अब तो स्लॉग ओवर है ना। अब स्लॉग ओवर में खेला हो बे। एक टिप्पणी जरा संजय जी की ले लें और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो संजय जी, यहाँ से आगे की राजनीति पश्चिम बंगाल की भी और देश की भी, मैं ये कहूँगा कि यहाँ से आगे की जो राजनीति बीजेपी की है वो मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का फुल्का सा जो दिखाई पड़ रहा था कि जो आपके 240 के बाद यानी 2024 के बाद में कई स्थानों पर कई इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिसके कारण जो है वो एक वर्ग संघर्ष की सी स्थिति बन रही थी। और उसका मेरा जो विश्लेषण था वो ये था कि भाई ये जो है ये बगैर मतलब के बिना किसी कारण के ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि साहब हम क्यों हारे, हमसे ये लोग दूर चले गए, इनको हम और पास ले आए। लेकिन अब ये जो कुशन मिला है ना ये पश्चिम बंगाल का,
मुझे लगता है कि इसके बाद में इनको वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आएगी, खास तौर से जो सेकंड टियर के लोग हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगी कि नहीं, हमें इसी मत पर कायम रहना है और इसी राष्ट्रवाद हिंदुत्व की जो धारा है इसी को आगे बढ़ाना है। और ये प्रूव भी हो गया क्योंकि आपने इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज किया दक्षिण में और आपको उसका प्रसाद मिला है। और यहाँ पर आप बिल्कुल टिके रहे, धैर्य से टिके रहे, और जो लोग प्रखर थे इसमें उनको आपने सामने रखा, आपने शुभेंदु को बिल्कुल चेहरा बना के रखा, और ये जो है उसका परिणाम है। और इससे मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा था कि साहब कोई कंफ्यूजन है, विशेषकर ये IT सेल टाइप के लोगों में, वो अब दूर होगा। और फिर जो जिन लोगों से थोड़ा बहुत मतभेद हो रहा था, मतभेद हो रहा था, उनके साथ में हम मिलके ये चल पाएंगे। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस का संचार जो है वो और होगा, क्योंकि एक आपको क्वेश्चन मिल गया। अब आपके पास अगले चुनाव में 2029 में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो तो यहाँ तो आपको वो 35 सीटें मिलनी ही हैं। ये 35 सीटों का थोक जब आपको आ गया तब आप और कॉन्फिडेंटली आगे चल सकते हैं। देखो, मैंने तो 14 नवंबर के बिहार के चुनाव के बाद हम बैठे थे तब बोला था कि बिहार में बंगाल के लिए ब्रह्मोस लगाए जा रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मोस कहाँ लगे थे, कैसे फटे हैं। और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर 2 फेज में हुआ, बंगाल का चुनाव 2 फेज में हुआ है। पहले फेज की चर्चा कम हुई और दूसरे फेज में ज्यादा ब्लास्ट हो गए। अब देखो, एक बात और बोल दूं, जब सुनामी आती है तो सुनामी में पहले वो ज्वालामुखी फटता है समुद्र के नीचे और बाद में लहर पैदा होती है। तो जो पहला फेज था वो ज्वालामुखी का था और अब जो देख रहे हैं वो सुनामी है। अब ये सुनामी इसको कहते हैं, ये योगेंद्र को पता नहीं है। तो आज सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए, योगेंद्र तू है किधर? तो कह रहा है ना कि अब हम चुनाव का बायकॉट करेंगे, अब उनको चुनाव का बायकॉट करना है। अच्छा, एक खबर मेरे सामने चल रही थी, वो देखा भी था मैंने, तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि वी विल विन आफ्टर सनसेट। तो अब भाजपा के पास टाइम बहुत कम है और उधर वैसे भी सनसेट जल्दी होता है, तो सूर्यास्त से पहले अगर नहीं जीते तो ममता दीदी जो है वो सूर्यास्त के बाद जीत जाएंगी, ऐसा उन्होंने अभी कहा है थोड़ी देर पहले। जी, वो उनका और हमारा डिक्शनरी अलग है, हमारी और उनकी डिक्शनरी अलग है। हमारे यहाँ जिसको सूर्यास्त बोला जाता है उनको उधर सूर्योदय बोला जाता है। अब क्या करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये समझ का प्रॉब्लम है। भाव एक टिप्पणी जरा इस पर भी कर दीजिए। अटल जी की पोएम चल रही है सोशल मीडिया पे चौधरी साहब, वो आज बहुत सर्कुलेट हो रही है कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। अटल जी की ये जो कविता है आज सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रही है। तो ममता बनर्जी को बताइए कि अब अंधेरा छट गया है। अरे उनको वो पुराना गाना बताना चाहिए, जंगल महल में बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के कमल खिला है। ऐसा है, चड्डी पहन के फूल खिला है। भाऊ, इसका इम्पैक्ट क्या 2027 के जो 5 राज्यों के और बाद में 2 और राज्य जुड़ जाएंगे, 7 राज्यों के इलेक्शन पर भी हमें देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, यूपी है, कोई उसको चारा नहीं है। देखो, ये फैलता, मैंने वही तो बोला ना कि वोटर कुछ दिखाई दे रहा है, समझा रहा है। आपको समझना चाहिए, हाथ में माइक और कैमरा लेकर माहौल क्या है पूछते मत जाओ। पतलून में होल कहाँ है पहले देखो, नहीं तो इज्जत चली जाती है। तो लोग बताते नहीं, लोग करते हैं, हमको समझना जरूरी है। मैंने जब आपको जनवरी से बोल रहा हूं तो मैंने वो राजीव रंजन का माहौल क्या है देखा था। उसमें जो लोग बोल रहे हैं वो बोल नहीं रहे थे, फिर भी मैं सुन रहा था। तो वो उसको समझ में नहीं आया, इंटरव्यू तो वो ले रहा था, समझ में रहा था। तो वो फर्क होता है। देखो, ये चुनाव में जो नतीजे सामने आए वो समझना जरूरी है कि लोग आपको, वोटर आपको बता रहा है कि विचारधारा की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, एजेंडा की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, प्रोग्राम की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, ना कि हेट पॉलिटिक्स। हेट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।
कि ये अरे अभी देखो वो कौन है मतलब केजरीवाल, ये आरएसएस के किसी फंक्शन में गई थी इसलिए ये जज नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? आप आरएसएस का द्वेष करते हो, आरएसएस का हेट करते हो, इसको हेट पॉलिटिक्स बोलते हैं। इनको बहिष्कृत करो, ये आरएसएस के ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसके खिलाफ वोटर खुल्लम खुल्ला अपना मंशा अपनी बता रहा है। समझना है समझो, नहीं तो डूब जाओ, डूब जाओ। इतना सीधा बात है, सब जगह होने वाला है, सब जगह होने वाला है। और थोड़ी देर रुको, बहुत सारे क्रिश्चियन मुस्लिम भी पलटी मारने वाले हैं बहुत जल्दी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि आजकल मोदी की, अमित शाह की जो रैलियां होते उधर टोपी पहने लोग आने लगे। आपने देखा होगा। वो क्या सचमुच आपके साथ आया ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कम से कम दिखाना। देखो कल अगर इनका शेयर मार्केट में तेजी से चलेगा तो अपना शेयर उधर भी होना चाहिए, तो कुछ शेयर इधर भी डाले जाएंगे, और जैसे इधर जाएंगे उसका रिटर्न मिलता है तो और शेयर होल्डर वहां के यहां आ जाएंगे। देखो, देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में मुस्लिम की संख्या बढ़ती गई है, ये आप समझो। बाद में मुस्लिम नहीं तो आजादी के आंदोलन के समय में मुस्लिम लीग क्या बोलती थी? नहीं हम अलग है, ब्रिटिशों को हमसे बात करनी चाहिए। कांग्रेस हिंदू पार्टी है, कांग्रेस अपनी वही पहचान भूल गई है, वो इसलिए कांग्रेस का सत्यानाश हुआ है। और आज आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी कांग्रेस को उस आजादी के आंदोलन से अलग करके खुद आजादी के आंदोलन के विरासत में लेके जा रही है। ये बातें समझने की होती है, बताई नहीं जाती, समझना जरूरी है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बहुत धन्यवाद। पंकज जी आप कलकत्ता से जुड़े, वीरेंद्र जी आप लखनऊ से जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। दर्शक भी बड़ी संख्या में प्रोग्राम को देख रहे थे। बंगाल की ओर से पूरे भारत को बधाई। ये तो बताते जाइए, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताते जाइए ममता बनर्जी कब इस्तीफा दे रही हैं? परसों तो राष्ट्रपति शासन लग ही जाएगा। नहीं आपको क्या, बीजेपी का शासन लगेगा। हमारे कई विद्वान, इसीलिए तो अमित शाह कोलकाता में बैठे हैं। 7 तारीख को रात को 12 बजे पुरानी विधानसभा का टाइम खत्म हो रहा है, उसके बाद राज्यपाल के हाथ में जाएगा। और राज्यपाल किसके हाथ में रहता है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में रहता है। कई विद्वान 8-10 दिन अमित शाह कोलकाता में क्यों बैठे वो पहले समझो। जी संजय जी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कई विद्वान यूट्यूबर्स ने कहा है कि ममता दीदी इस्तीफा नहीं देंगी, और उन्होंने इसको ये बताया है कि साहब ये बड़ी भारी एक कोई जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक होगा। अब उनको क्या बताएं कि उनको ये भी नहीं पता है कि भाई अब इस्तीफा दे या ना दे। अब तो जाना पक्का है, नहीं भी देंगी तो हो जाएंगी। अरे एक बात होती है, सामने बैठा हुआ चुपचाप बैठने वाला, ज्यादा नहीं बोलने वाला है ना, वो ब्लास्टर स्ट्रोक करता है, मास्टर स्ट्रोक नहीं करता, वो सीधा ब्लास्ट कर देता है। तो जाने दो, लेकिन मैं पंकज भाई को बोलूंगा कि आपको ये जो बदलाव हुआ है इसके लिए आपको बांग्लादेश का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये सब अगस्त 2024 से शुरू हुआ है, और मैं तब से बोल रहा हूँ, ये सब साक्षीदार है उनके, ये सब साक्षी है कि जब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी में आई, तब से मैं ओमकार और संजय जी को बोल रहा हूँ कि ये हरियाणा में इसकी रिएक्शन होगी, ये महाराष्ट्र में होगी, ये दिल्ली में हुई, ये बिहार में हुई, आज बंगाल में होगी। तो बांग्लादेश का भी, यानी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका धन्यवाद करना चाहिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।